नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा सोमवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विष्णुदेव साय ने इनामी नक्सलियों के सरेंडर को लेकर मीडिया से बातचीत की। सीएम साय ने कहा कि आज का दिन प्रदेश में नक्सलवाद के उन्मूलन में ऐतिहासिक दिन है। हमारा छत्तीसगढ़ कई दशकों से नक्सलवाद ग्रसित है और विकास में ये बाधक भी है। नक्सलवाद के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में हमारे जवानों ने बहादुरी से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। श्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और ये अब अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से बस्तर में दशकों से जमे हिंसा के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है। उन्होंने राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति की भी विस्तृत जानकारियां दी। मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लक्ष्मी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूं। तो इस सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहां पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में और एक नियत नेलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है। आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद होता है और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह
ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं। माओवादियों के संपूर्ण खात्मे को लेकर जारी डेडलाइन को अब कुछ ही समय शेष रह गया है। संगठन के बड़े लीडरों की मौत और लगातार हो रहे आत्मसमर्पण से माओवाद संगठन पूरी तरह कमजोर होता जा रहा है। वहीं संगठन के महासचिव बसवाराजू और मोस्ट वांटेड हिडमा की मौत के बाद अब भी कुछ सेंट्रल और पोलित सदस्य बचे हुए हैं। अब उनसे भी मुख्यधारा में जोड़ने की अपील की जा रही है। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने बचे हुए नक्सली लीडरों देवजी पापाराव, गणपति, गणेश उइके, संग्राम और बारसे देवा को आखिरी मौका देते हुए कहा कि सभी बचे लीडर जनवरी माह तक आकर समर्पण कर दें। अगर वे डेडलाइन के पहले आते हैं तो सभी को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तो उनका अंजाम काफी बुरा होने वाला है। माओवादी संगठन में जाने जो पुलिस ब्यूरो में ऊपर कैडर से देव जी है, जुम्सी बेसरा है, गणपति है और कुछ सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जिसमें गणेश के भी है, रामदेव भी है, संग्राम भी है, उन लोग का भी ये ऑफर है वो लोग भी समाज मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। साथ साथ जो दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में भी जो साउथ सब जोन ब्यूरो का जो इंचार्ज है पापाराव है, डीके सेक्शन मेंबर्स में बादशाह देवा है, चेहरे कमेटी और पीएचजी लेवल कार्य से सबके पास ये विकल्प उपलब्ध है। समय रहते हुए सही निर्णय लेना चाहिए ताकि वो उनकी आने वाला जीवन सकारात्मक रूप से निर्माण करने के साथ साथ उनके एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भी एक अवसर मिल जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ग्राम छिरपानी में कृषि सिंचाई व जल संरक्षण के लिए 13,78,74,000 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण का भूमि पूजन किया। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि क्षेत्र में जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, सिंचाई सुविधा के विस्तार और किसानों की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनका आज क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों के साथ विधिवत भूमि पूजन किया गया। ये केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि किसानों के भविष्य, गाँव की खुशहाली और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है। उन्होंने आगे कहा कि इन योजनाओं का सीधा लाभ पंडरिया विधानसभा के हजारों किसानों को मिलेगा। अब उन्हें खेतों की सिंचाई के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से ऊंचाई पर स्थित खेतों तक भी पानी पहुंचाया जाए। 2 एनीकट और एक जलाशय का जीर्णोद्धार है। लगभग 13 करोड़ के आसपास, 13.5 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हमको इसके लिए मिली है। बहुप्रतीक्षित मांग थी और जिस तरीके से जल स्तर लगातार इस क्षेत्र में परेशानी आ रही थी, तो काफी हद तक जल स्तर भी सुधरेगा और किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, तो निश्चित ही आज हम सब खुश हैं कि उनकी मांग पूरी हुई है। ये छत्तीसगढ़ में हमारी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हमारे नेता का यही कहना है कि जिसका भूमि पूजन हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम निश्चित रूप से हम करेंगे। तो बात का हम बिल्कुल आश्वासन दिलाते हैं कि आज जो भूमि पूजन हुआ है अच्छी क्वालिटी के साथ, उसका उद्घाटन भी हमारे माध्यम से होगा। बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के भैंसाझार जंगल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। कड़ी मेहनत और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 दिसंबर को रतनपुर थाना में सूर्य प्रकाश बघेल की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तकनीकी इनपुट के आधार पर उसकी तलाश भैंसाझार जंगल और डैम के पास तेजी से शुरू की थी, लेकिन अगले ही दिन 5 दिसंबर को जंगल की झाड़ियों के बीच सूर्य प्रकाश की मोटरसाइकिल और उसका शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि मृतक का 3 महीने पूर्व से गांव के ही रंजित खापड़े और सुधीर खांडे से विवाद चल रहा था। दोनों आरोपी गांव से अलग रह रहे थे। तकनीकी सबूतों और कड़ाई से पूछताछ के बाद दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पूर्व रंजिश के चलते लोहे के पाइप और लकड़ी के बेंच से हमला कर सूर्य प्रकाश की हत्या की थी। मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण डॉक्टर अर्चना झा ने किया। थाना रतनपुर में विगत 4 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मृतक सूर्य प्रकाश बघेल, जिसकी गुम इंसान कायम करके उसकी पता तलाश की जा रही थी। उसका घर जो भैंसाझार के पास था, वहीं आसपास काफी घना जंगल था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वहां खोजबीन की जा रही थी। दिनांक 5 तारीख को वहां पर उसकी मोटरसाइकिल और इस संदिग्ध अवस्था में जो शव बरामद हुआ, तत्काल घटनास्थल पर एफएसएल, डॉग स्क्वाड और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंची और तत्काल उसमें घटना में हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना चालू की थी। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही थी। सर्व संबंधितों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान पुरानी रंजिश के आधार पर 2 संदेहियों रंजीत खांडे और सुधीर खांडे से लगातार पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिससे कि पता चला कि इन दोनों ने ही घटना को अंजाम दिया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और घटना में प्रयुक्त जो लोहे की रॉड और एक डंडा था जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, उसको भी जब्त किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की जा चुकी है। लगातार इन आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कर कल उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यायधानी बिलासपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कोनी सेंद्री मार्ग में हुए इस दर्दनाक हादसे में पीएससी की तैयारी कर रहे 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी छात्र बिलासपुर से रतनपुर रोड की तरफ खाना खाने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटते हुए सड़क के नीचे उतर गई और झाड़ियों में जा घुसी, जहां 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। रात को ईशु अपने दोस्तों भास्कर राजपूत, अभिषेक वर्मा, शेखर चंद्रवंशी, श्याम सिंह राजपूत और एक और युवक के साथ रतनपुर रोड पर खाना खाने के लिए कार से निकला। कोनी पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे निकलने के बाद कार अचानक बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार होने की वजह से कार सड़क से नीचे उतर गई, 3 बार पलटी खाई और झाड़ियों में जाकर रुक गई। इस भीषण हादसे में ईशु रत्नाकर और भास्कर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय
जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे मंगलवार को वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के दृष्टिगत हुई विशेष चर्चा में भाग लेते हुए वंदे मातरम पर संसद में आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हमारा मस्तक कृतज्ञता से झुक जाता है। गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। स्वतंत्रता की लड़ाई में वंदे मातरम ने युवाओं में प्राण फूंकने का काम किया था। वंदे मातरम का अर्थ है माता की आराधना। ये उस माता की आराधना है जिसकी गोद में हम खेलते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारी जन्मभूमि हमारी मातृभूमि है। पूरा देश जानता है कि अक्साई चीन के कब्जे को लेकर कांग्रेस सरकार उदासीन बनी रही। कांग्रेस और नेहरू के लिए देश महज जमीन का एक टुकड़ा था। भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, पर विपक्ष के मन में जन्मभूमि के प्रति कोई भाव नहीं है। काम करने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जितना आभार व्यक्त किया जाए, कृतज्ञता से यह मस्तक झुक जाता है। जैसे राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया, भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम किया, पथों के नाम बदले गए, उद्यानों के नाम बदले, रेलवे स्टेशन का नाम बदला, देश का सम्मान किया। और इतना ही नहीं, वास्तव में देश के अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी कि सरदार पटेल 562 रियासतों का विलीनीकरण किए थे। अधिकांश जनसंख्या, हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ी, जिन्हें जानकारी अभी हुई। माननीय मोदी जी को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके विषय में यदि मैं ये कहूं कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। आज जो हमारा राष्ट्रगीत, जिसे गौरव के साथ हम सबको स्वतंत्रता के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, और जिसे पूरे देश के हर कंठ में, चाहे वो वृद्ध हो, नर नारी हो, नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, सबके कंठ में यह गीत होता, क्योंकि यही गीत है जिन्होंने प्राण फूंकने का काम किया। हम सब जानते हैं वंदे मातरम यानी माता को प्रणाम। और वो माता कौन सी माता, कौन है वो माता? हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, जन्म से लेकर के अंत काल में भी, मृत्यु के समय भी जब समय आता है, तब परिवार वाले परिजन कहते हैं कि अब धरती माता के गोद में उतारा जाए। ये वही माता है जिसके गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं, आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, समृद्धि आती है। ये वही भारत माता जिसे अनेक, चाहे वो पुराण हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीकृत हो, इस माता का उन्होंने जो सम्मान किया है। भारत भारती में कवि ने कहा है, भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह वृद्ध भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ऐसे इस भारत माता को ये सामने जो बैठे विपक्ष के लोग, जिन्होंने आज दिन भर से, और नेहरू जी के विषय में जब जब बात हुई तो कांग्रेस वाले किस प्रकार से बात करते थे, जिन्होंने केवल जमीन का टुकड़ा माना। मातृभूमि और मातृभूमि में अंतर है। ये मातृभूमि नहीं, ये मातृभूमि है। और इसीलिए हम सब जानते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान
जब संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस बयान की कड़ी आलोचना की गई। पंडित नेहरू ने कहा था अक्साई चीन में ये ऐसा बंजर भूमि है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, जिस पर त्यागी जी ने, महावीर त्यागी जी ने अपनी टोपी उतारकर अपना गंजा सिर दिखाते हुए, सहलाते हुए उन्होंने तंज कसा था कि यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसको भी चीन को दे दे। यह घटना मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण, देश की जमीन के प्रति उसके समर्पण, नेहरू की नीतियों पर और जिस प्रकार से ये टिप्पणी की गई थी पूरा देश जानता है। चाहे नेहरू सरकार की, कांग्रेस सरकार की, अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को लेकर उदासीनता के जवाब में था महावीर त्यागी जी का एक एक इंच जमीन भी वे खोने के खिलाफ थे। कांग्रेस के लिए, नेहरू के लिए ये मात्र जमीन का टुकड़ा था जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। ये भारत माता है। भाइयों बहनों, माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अथर्ववेद में कहा गया है, ये ग्रामा यदरण्यम या सभा अभिभूम्याम ये संग्रामा संवित्यतेषु चारु वदेमते। और इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है कि जब लक्ष्मण को लगता है सोने की लंका को देख करके वहां की प्रकृति, वहां की छटाएं, वहां का सौंदर्य, तब भगवान राम समझ जाते हैं और जो पंक्ति में कहते हैं कि अभी स्वर्णमयी लंका नरोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मेरा अवध इस सोने की लंका से बढ़ करके है। ये हमारी जन्मभूमि, वो हमारी मातृभूमि है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बंधे रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।